हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द मार्केट डिकोडर। और ये है हमारा क्रैश टू कैश का थर्ड वीडियो, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी जो कि एक बहुत ही स्मॉल प्लेयर है पाइपिंग सेक्टर में। ये बहुत छोटा मार्केट कैप रखती है, सिर्फ लगभग 1,000 करोड़ का। इनका मोस्ट ऑफ द बिजनेस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आता है। इनकी मार्जिन्स स्टेबल हैं, सेल्स और प्रॉफिट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने रिसेंट ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ किया है 3100 करोड़ का एक मेगा डील। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक 1,000 करोड़ की कंपनी ने 3,000 करोड़ की डील कैसे फाइनल की है। सो हम सब कुछ समझेंगे इस डिटेल वीडियो में, और समझेंगे क्यों हरिओम पाइप्स अपने टॉप से इतना गिर चुका है। हरिओम पाइप्स एक स्मॉल कैप प्लेयर है। कुछ लोग इसे माइक्रो कैप कंपनी भी कंसिडर कर लेते हैं, बट मोस्टली हम माइक्रो कैप में उन्हीं कंपनीज को रखते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से कम होता है। हरिओम पाइप्स सिर्फ पाइप्स नहीं बनाती, ये ओवरऑल वैल्यू एडेड इंटीग्रेटेड स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है। इसका मतलब इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है स्पॉन्ज आयरन से, फिर इससे बिलेट्स बनते हैं, फिर स्ट्रिप्स बनते हैं, फिर फाइनली पाइप्स, ट्यूब्स एंड कॉइल्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। कंपनी का मेजर फोकस साउथ इंडिया में है, स्टेट्स लाइक तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, और धीरे धीरे ये केरला में भी अपना फुटप्रिंट बढ़ाते जा रहे हैं। और रिसेंटली ही महाराष्ट्र के मार्केट में इन्होंने अभी तक का अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जो कि 3,000 करोड़ प्लस का प्रोजेक्ट है, वो साइन किया है। इनकी मोस्टली डिमांड आती है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से, रियल एस्टेट और फैब्रिकेशन से, सोलर और इंडस्ट्रियल ओईएम से। हरिओम कॉम्पीट करता है उस मार्केट में जहां ऑलरेडी एपीएल अपोलो, सूर्या रोशनी, रामा स्टील और हाईटेक पाइप जैसी कंपनियां ऑलरेडी काम करती हैं। और इन्हें एक टफ कंपटीशन मिलता है कुछ रीजनल प्लेयर्स जैसे एवन पाइप्स, माधव पाइप्स एंड एसकेएस पाइप्स। बट हरिओम पाइप इन कंपनी से थोड़ा डिफरेंट है। ये सिर्फ कमोडिटी पाइप्स नहीं बेचता है अदर प्लेयर्स की तरह, बल्कि इनके पाइप्स वैल्यू एडेड, लो थिकनेस, इंजीनियरिंग ग्रेड प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं। इनका 97% ऑफ द मार्केट शेयर जो है ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से ही आता है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मतलब वो प्रोडक्ट्स जिनके रॉ मटेरियल में हम कुछ वैल्यू ऐड करते हैं बाई एडिशनल प्रोसेसेस। वो प्रोसेसेस रॉ मटेरियल को पीट के उनकी पतली शीट बनाने से लेके उनका कॉयल बनाने से लेके एक फिनिश्ड प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द ब्रांडिंग बनाने तक का सफर कवर करता है। ये तो रहे इनके बेसिक्स। अब चलते हैं इनकी पीपीटी पे और समझते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें पता होना चाहिए हरिओम पाइप्स के रिगार्डिंग, जो कि इसे एक अच्छा कैंडिडेट बनाता है क्रैश टू कैश सीरीज का। एंड अगेन, बिफोर प्रोसीडिंग टू दी पीपीटी, मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई बाई एंड सेल एडवाइस नहीं है। इसमें हम सिर्फ स्टडी करने के पर्पज से चीज़ों को समझते हैं, तो आप भी इस वीडियो को वैसे ही देखिएगा और पैसा इन्वेस्ट करने के पहले खुद की रिसर्च ज़रूर करिएगा। सो अगर हम हरिओम पाइप्स को समझें, सो इनका 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। इनकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो 7,85,232 मेट्रिक टन पर एनम की है। मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनका 115 एकर्स में है। 800 प्लस स्टॉक कीपिंग यूनिट्स, 80% सेल्स थ्रू डायरेक्ट डीलर नेटवर्क है इनका, एंड 10 मेजर प्रोडक्ट लाइंस हैं। आप ये वीडियो पॉज करके इनके अदर नंबर्स भी देख सकते हो। ये है इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगेन, आई वुड एडवाइस यू टू पॉज द स्क्रीन एंड गो थ्रू इट इफ यू वांट। तो अगर आप इनके प्रोडक्ट्स देखोगे तो ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। इसमें स्पॉन्ज आयरन है। सो ये बेसिकली आयरन ओर को पिघला के जो छोटे छोटे बॉल्स में आयरन को पिघलाया जाता है, फिर ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। सो ये वो वाले आयरन है। फिर एमएस बिलेट्स हैं, ये आपने देखा होगा कई बार आपको रेलवे ट्रैक्स पे दिखते हैं ऐसे ऐसे बिलेट्स, ये आपके एमएस बिलेट्स हैं। फिर ये आपकी एचआर स्प्रिट्स की एचआर स्ट्रिप्स हैं। सो बेसिकली ये पतली पतली शीट्स हैं जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर ये ट्यूब्स एंड पाइप्स हैं, एंड स्कैफोल्डिंग मतलब कि जो बिल्डिंग्स बनती हैं और उससे एक स्ट्रक्चर दिया जाता है इनिशियली, एक फ्रेम देने के लिए। ये ऐसे मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। भी हैं, कॉइल्स भी हैं। कॉइल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, बट मोस्टली आप देखोगे तो ये जो भी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उनको कन्वर्ट करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। एंड फाइनल प्रोडक्ट्स में इनके पास एक पाइप्स ऑलरेडी है जो कि ये खुद से पूरा कंप्लीट करके बनाते हैं। अब आप इस इमेज को देखो और इस इमेज में आप समझो कि कैसे इनका जो प्रोडक्ट है वो बाकी इंडस्ट्रीज में यूज होता है फर्दर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। आप देख सकते हो जिम इक्विपमेंट्स हैं, फैंस हैं, उसके बाद सोलर पैनल मॉड्यूल्स हैं, पाइपिंग सिस्टम है, फर्नीचर एंड होम इंटीरियर्स हैं जिसमें आपका अलमीरा हो गया, लिफ्ट हो गई,
ये मल्टीपल चीज़ें ये इनके प्रोडक्ट से आगे जाके मैन्युफैक्चर होता है। अगर आप इनका कंसंट्रेशन देखोगे तो ये मोस्टली आपके सदर्न स्टेट्स में है, और ये महाराष्ट्र में भी इनकी एंट्री हुई है सबसे बड़े प्रोजेक्ट के साथ अपने। और इसमें एक बेनिफिट है क्योंकि सदर्न स्टेट्स इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, महाराष्ट्र भी वेल ऑफ है आखिर, बट ये सारे ही स्टेट्स इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, सो इनकी जो पेमेंट साइकिल्स हैं, इनकी जो कंजम्पशन है, इनका जो ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग है, ये थोड़ा बेटर होता है। गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स थोड़े जल्दी ड्राइव होते हैं बिकॉज ऑफ बेटर सिस्टम्स एंड हाई पर कैपिटा इनकम। सो डेफिनेटली डिमांड तो ओवरऑल इंडिया में ही है, बट डेफिनेटली डेवलप्ड स्टेट्स में, थोड़े इकोनॉमिकली वेल ऑफ स्टेट्स में कोई भी बिजनेस, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, स्टेबल स्टेट्स में बिजनेस करना थोड़ा इजी होता है कंपनीज के लिए। सो ये इनकी एक अच्छी बात है। सो अब हम बात करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट की जो हरिओम पाइप ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ साइन किया है, जिसकी टोटल वैल्यू 3135 करोड़ है, जो कि एक बहुत ही मैसिव प्रोजेक्ट है। एक कंपनी जिसका मार्केट कैप सिर्फ अराउंड 1100 करोड़ का है। सो क्वेश्चन बनता है कि आखिर कैसे हरिओम पाइप्स इतने बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाएगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है कि इसमें सेम ईयर में प्रोडक्शन हुआ, सेम ईयर में सेल हुई और सेम ईयर में आपका पैसा भी वापस आ गया। ये एक 8 ईयर्स का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ये प्लांट गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे कि आयरन ओर और कोल की सप्लाईज सोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। और इस मेगा प्रोजेक्ट के अंडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है हरिओम पाइप्स को बहुत सारे बेनिफिट दे रही है, जैसे कि जीएसटी रिम्बर्समेंट, पावर टैरिफ सब्सिडीज एंड कुछ फिजिकल इंसेंटिव्स उनके टैक्सेस एंड टैरिफ्स पे। अब ये प्रोजेक्ट, आपको पता है इंडिया में प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं, तो कम से कम 1.5 से 2 साल, जो कि इनके कॉल में सामने आया है कि 1.5 से 2 साल लगेगा अभी सारे क्लियरेंसेज लेने में। एनवायरमेंटल क्लियरेंस, पॉल्यूशन क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन एंड पेपर वर्क। सो बहुत टाइम लगता है। सो कम से कम 2 साल अगर इन्होंने कहा है, तो आप मान के चलो एटलीस्ट 2 साल 2.5 साल लगेगा केवल चीज़ें स्टार्ट होने में। प्रोडक्शन तो अभी भूल जाइए, अभी तो सिर्फ प्लांट लगेगा। तो प्लांट लगने के लिए 2 साल का तो पेपर वर्क है इनका। और जो इनकी प्रोडक्शन है वो एक्सपेक्टेड है कि 2028 से स्टार्ट होगी, और जो इनका फुल बिल्ड है वो 8 साल लगेगा। तो ये फेजेस में काम चलेगा कि आपने पहले फेज में से 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, उसमें आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी कुछ साथ मिला। फिर आपने कुछ प्रोडक्शन किया, सेल किया, फिर आपको कुछ रेवेन्यूज आए वहाँ से, और आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहाँ से भी रेवेन्यू आया। फिर आप एडिशनल रेवेन्यू लगाओगे अगले साल, और बड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी बनेगा आपका। फिर ऐसे करते करते 8 ईयर्स 10 ईयर्स तक ये बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट है, तो ये चलेगा। सो प्लीज़ इसको ऐसे ही समझना है कि किस तरीके से एक 1100 करोड़ की कंपनी 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाएगी। फाइनेंस, अब हम चलते हैं इनके फाइनेंस पे और समझते हैं कि आखिर वो कौन से रीजंस हैं जो हमें इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव बनाते हैं। हम चलते हैं स्क्रीनर.com पे, और स्क्रीनर.com पे सबसे पहले हम इनके क्वार्टर्स पे चलेंगे। अगर आप क्वार्टर्स में देखोगे, इनकी जो सेल्स है वो काफ़ी इंप्रेसिव रही है, वो काफ़ी इंप्रेसिव सेल्स रही है। 127 इनका 12 क्वार्टर के पहले का क्वार्टर था, और अब आप देखोगे तो ये लगभग 400 टच कर रहे हैं। हालांकि इस क्वार्टर में आपको सेल्स कम होती दिखेगी 336 की, लेकिन आपको जो साइक्लिक कंपनीज होती हैं उनको आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करना पड़ता है। अगर आप सितंबर 24 के क्वार्टर से कंपेयर करोगे लेटेस्ट क्वार्टर, तो आपको ज़्यादा दिखेगा, एटलीस्ट 10% ज़्यादा का सेल्स है। सेम अगर आप इसको और पीछे देखो सितंबर 23 से, तो 24 का क्वार्टर आपको बेटर दिखेगा। तो इनके सारे क्वार्टर में इन्होंने अच्छा ही किया है। और अगर नेट प्रॉफिट पे आओगे, तो आप देखोगे कि इनके प्रॉफिट्स मोस्टली 20 करोड़ 25 करोड़ के ही करीब आ पाए हैं मैक्सिमम किसी क्वार्टर में। और इसीलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस में एक बेटर आइडिया समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पे इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, मार्च 2017 में जो 87 करोड़ का सेल्स था, वो बढ़ के अभी इस क्वार्टर 1604 का हो चुका है। ये बहुत ही मैसिव स्केल किया है इन लोगों ने। और इनका जो अगर आप यहाँ पे आते हो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर देखोगे, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी 10 साल की तो इनकी 5 ईयर्स की 58% है, 3 ईयर्स में 55% है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 5 साल में 51% की है, 3 ईयर्स में 27% की है। एंड स्टॉक प्राइस का बहुत डेटा नहीं है क्योंकि ये रिसेंट ही इसका आईपीओ आया था, उतना डेटा अवेलेबल नहीं है।
और अगर आप इनके प्रॉफिट पे आओ तो 2 करोड़ से ये बढ़ता हुआ प्रॉफिट 57, 62, 62। सो इनका प्रॉफिट कभी घटा नहीं है, इनका कभी प्रॉफिट नहीं घटा है, और ना इनका कोई खास रिवेन्यू में एक बहुत बड़ा डाउन आया है। बट फिर ये इतना गिर क्यों गया? आखिर इनका स्टॉक इतना गिरा क्यों? इनका तो सब कुछ सही लग रहा है। अगर हम केपेक्स भी देख लेते हैं तो केपेक्स भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने अच्छा ही केपेक्स किया था। 2023 में 103 करोड़ का केपेक्स किया था। अब इतनी छोटी कंपनी है, 2-3 साल पहले जबकि इनका मार्केट कैप हार्डली 600-700 करोड़ का रहा होगा, अब 600 करोड़ की कंपनी 100 करोड़ का केपेक्स कर रही है। सो इट इज़ अ ह्यूज केपेक्स। सो हर चीज़ अच्छा होने के बाद भी इनका प्राइस कितना गिरा है, तो हम देखते हैं। अपने टॉप पे 900 के करीब पहुंच गया था। सो अपने टॉप से देखें कितना डाउन है। ये अपने टॉप से डाउन है 55%। ये एक्चुअली और भी डाउन था। वहाँ से भी ये लगभग डाउन गया था 60%, लेकिन अब ये थोड़ा ऊपर आया है, तो अभी भी 55% ये डाउन है। रीज़न क्या है? क्योंकि ऐसा एज सच बहुत कोई खास इश्यूज दिखे नहीं है अभी हरिओम के फाइनेंशियल्स में, या फिर उसके प्रोडक्ट लाइन में, या फिर किसी भी चीज़ में। उनके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। देन वाई सच अ स्टीप फॉल? उसका एक रीज़न है जो कि हमें वापस से स्क्रीनर में जाके पता चलेगा। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इनका 3 साल का जो, या फिर 5 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, वो 55-58% से ग्रो कर रहा था। सो जब कंपनी इतना फास्ट ग्रो करती है, वो एक एक्सपेक्टेशन सेट कर देती है अपने इन्वेस्टर्स के दिमाग में कि अब मोर और लेस यही रहेगा, इतना ही रहने वाला है ग्रोथ, 50%, 60% और मे बी 40-45%। बट जब ग्रोथ का पेस स्लो होता है, ग्रोथ खत्म नहीं हुई है, ग्रोथ इज स्टिल देयर। पहले कोई चीज 20% से बढ़ रही थी, अभी 10% से बढ़ रही है। बढ़ अभी भी रही है, ग्रोथ अभी भी है। बट वो जो एक्सपेक्टेशंस का गैप था कि 55% से ग्रो करनी चाहिए थी, 60% से ग्रो करनी चाहिए थी, वो गिर के 18% पे आ गया है। 18% इज नॉट अ बैड ग्रोथ, ये आपको पता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो 10-12% से अगर रेवेन्यू ग्रो कर पाती हैं तो बहुत अच्छा मानती हैं उसे। सो ये 18% से अभी भी ग्रो कर रहा है, और इनके पास जो प्रोजेक्ट आए हैं इसे मटेरियलाइज होने में टाइम लगेगा। सो डेफिनेटली एक बहुत छोटी कंपनी के साथ, जो मार्केट कैप में बहुत छोटी है, उसके साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं कि उनका अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो जाए, सो बहुत सारा लोन और बहुत सारे कर्ज के चक्कर में वो दब जाते हैं। और इनका एक बार लोन भी देख लेते हैं। सो आप देखोगे तो इनकी बोरोइंग्स ठीक ठाक है, और छोटी कंपनी ग्रो करने के लिए लोन लेती हैं। तो रिजर्व में लेकिन इनके पास 574 करोड़ हैं। इनका लोन जो है वो 418 करोड़ का है। दैट मीन्स कि अगर कल को कोई बहुत बड़ा मार्केट शॉक आता है, इनके पास इतना पैसा है अपने रिजर्व में कि वो उसे दे के ख़त्म कर देंगे, और कंपनी रुकेगी नहीं। सो लोन बड़ा है, आई अंडरस्टैंड, बट इनके पास रिजर्व भी बड़ा है। और छोटी कंपनीज का आप मोस्टली देखोगे उनका डेट थोड़ा हाई होता है कंपेयर टू द बिगर कंपनीज, क्योंकि ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए चाहिए होता है। सो रीजन यही था कि जब उनका आईपीओ आया था, तो आईपीओ के बाद से ये लगातार पहले तो ऊपर भागे थे। सो आप देखोगे कि इनका जो पीई रेशियो है वो काफी हाई हो गया था, वो ऑलमोस्ट 40 के करीब आ गया था। अभी ये मीडियन 20, इनका मीडियन 27 है। सो ज़्यादा वैल्यूएशन हो जाने की वजह से, जब वैल्यूएशन हाई होती है, उस वैल्यूएशन को मेंटेन करने के लिए आपके जो नंबर्स हैं उसे सपोर्ट करना चाहिए। सो अगर आपका पीई 40 का जा रहा है, सो क्या वैसी ग्रोथ आप दिखा पा रहे हो? पीई रहने को तो 150 भी रह सकता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज का अलग अलग पीई होता है। सो क्या आप वो ग्रोथ सेम मेंटेन कर पा रहे हो जिसके लिए मार्केट ने आपको वो वैल्यूएशन दी थी? तो जैसे भी वो 1-2 क्वार्टर्स खराब होते हैं, ये बहुत तेजी से क्रैश करता है। और क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बीटन डाउन रही हैं, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट हरिओम पाइप्स, पूरा स्मॉल कैप्स ही पिटा है अच्छा खासा। आप अच्छी बहुत सारी कंपनी देख लो, 50, 60, 70% डाउन है, और इसीलिए तो हम ये लेके आए हैं सीरीज ऑफ क्रैश टू कैश। सो अगर आज ये 55% डाउन है, देखते हैं कि अगर यहाँ से ये अच्छा परफॉर्म करती है 2-4 क्वार्टर, मे बी 5-6 क्वार्टर, और अपने पीक पे वापस से जाने की कोशिश करता है ये, सो हम इससे 120% का रिटर्न निकाल सकते हैं। बट अगेन, क्या ये शेयर लेना चाहिए? इसका आंसर सिंपल है कि आप रिसर्च करो, आप इसके फाइनेंशियल्स को फिर से देखो। हो सकता है मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं, 2-4 पॉइंट्स इसमें और होंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरा एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। एक वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा।
सो आप लोग खुद भी एनालिसिस करो, आप इसका मार्जिन्स देखो, क्या इनके मार्जिन्स गिर रहे हैं? तो देखो, अगर आप मार्जिन्स पे आओगे, सो आप देखोगे कि इनकी मार्जिन्स भी मोर और लेस मेंटेन्ड ही है। मतलब इस बार का मार्जिन थोड़ा कम है, 11 अभी 13% का है, बट ठीक है, वही मार्जिन इनका एवरेज रहता है। किसी एक क्वार्टर में इनका 15% आ गया है, बट 12-13% इज द एवरेज मार्जिन दे आर मेंटेनिंग। सो मार्जिन्स भी कंट्रोल में है, सेल्स भी बढ़ती हुई है, प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए हैं, एक्सपेंशन भी बढ़ता हुआ है, सब कुछ ठीक है। बट डेफिनेटली कंपनी बहुत छोटी है। कंपनी जितनी छोटी होती है, मार्केट में जैसे भी अनसर्टेनिटी आती है, छोटी कंपनियां तेजी से फॉल करती हैं। लेकिन इसका उल्टा भी है, जैसे भी टेलविंड्स स्टार्ट होती हैं और इंडस्ट्री को पुश मिलता है, एक यूफोरिया बनता है मार्केट में, उसी पेस से मार्केट्स ऊपर भी भागते हैं। सो आपको चीज़ों को वैसे ही देखना पड़ेगा कि इनके क्या रेवेन्यू बढ़ते हुए हैं, बिल्कुल हाँ। इनके प्रॉफिट्स बढ़ते हुए हैं, बिल्कुल हाँ। क्या इनका टोटल एसेट बढ़ रहा है? सो टोटल एसेट भी देख लेते हैं। जी हाँ, टोटल एसेट ऑलमोस्ट बढ़ता हुआ ही है। अभी थोड़ा सा ही कम हुआ है, बट आपको ये भी आगे बढ़ता हुआ ही दिखेगा। सो इंक्रीजिंग रेवेन्यूज, इंक्रीजिंग प्रॉफिट, इंक्रीजिंग टोटल एसेट, स्टेबल मार्जिन्स। तो ओवरऑल कहानी फंडामेंटल्स की वजह से गिरती हुई नहीं दिख रही है। रीज़न यही है कि ओवरऑल स्मॉल कैप्स में पिटाई चल रही है, और एक एक्सपेक्टेशंस जो हरिओम पाइप से है लोगों को कि ये 50-60% का ग्रोथ देगा, क्योंकि ये छोटा कंपनी है। सो वो मिस होना, वो एस्टिमेट्स का मिस होना एक बड़ा रीज़न रहा है चीज़ों के गिरने का। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इस वीडियो को लेके कोई फीडबैक आपके मन में है, कोई चीज़ें हैं जो आप और डिस्कस करना चाहते हैं, सो प्लीज़ मुझे अपनी फीडबैक में बताएं, और मुझे बताएं कि अगला स्टॉक हम कौन सा कवर कर सकते हैं। एक गोविंद जी का एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने सम्मान कैपिटल को कवर करने के लिए कहा है, और हम जल्दी ही उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। सो आपके भी कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो 50% से ज़्यादा गिर चुके हैं और वो क्रैश टू कैश सीरीज में आप चाहते हो कि मैं उसे कवर करूं, सो प्लीज़ मेंशन इन दी फीडबैक। आई विल इंश्योर कि नेक्स्ट टाइम हम उस पर वीडियो बनाएं, या फिर कोशिश तो पूरी रहेगी अपने टाइम एंड शेड्यूल को देखते हुए, अगर हम उस पर वीडियो ला सके तो। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि जेन्युइनली स्टॉक मार्केट्स में और इंडिविजुअल स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं। हम मिलते हैं एक और वीडियो में विथ क्रैश टू कैश सीरीज, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच।